स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ए. माजा कलाजदा, बी. उपल सुचाता चुआंगश्री, सी. होसिट डेरीजे, डी. नंदिनी गुप्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उपल सुचाता चुआंगश्री। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 31 मई 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले के दौरान थाईलैंड की उपल सुचाता चुआंगश्री को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। 2. यह बाघों के एक्स सिटू या बाह्य स्थान संरक्षण के लिए बाघ आवास राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। 3. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसे वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोजेक्ट टाइगर यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही है। यह बाघ क्षेत्र वाले राज्यों को नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कार्यान्वयन एजेंसी, अतः कथन 3 सही है। इसे वर्ष 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन के संभावित कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? 1. उच्च ऊंचाई, अस्थिर ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ जमीन। 2. भारी मानसूनी वर्षा और ग्लेशियरों से तेजी से बर्फ पिघलने से मृदा में नमी बनी रहती है जिससे अस्थिरता बढ़ जाती है। 3. असंगठित मलबा, चट्टानी टुकड़े, हिमोड़ और कमजोर चट्टानी संरचनाएं जो आसानी से खिसक सकती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के कारक उच्च ऊंचाई, अस्थिर ढलानों के साथ खड़ी उबड़ खाबड़ जमीन, भारी मानसूनी बारिश और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण मिट्टी में नमी बढ़ती है जिससे अस्थिरता बढ़ जाती है। असंगठित मलबा, चट्टानी टुकड़े, हिमोड़ और कमजोर चट्टानी संरचनाएं जो आसानी से खिसक सकती हैं। कृषि, लकड़ी और ईंधन के लिए अत्यधिक वनों की कटाई जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंप प्रवण है जिससे भूस्खलन और बढ़ जाते हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. टीका रोग उत्पन्न किए बिना वायरस या बैक्टीरिया जैसे विशिष्ट रोगाणुओं को पहचानने और उनसे लड़ने हेतु प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। 2. सार्स-कोव-2 और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस बार बार म्यूकोसल पुनः संक्रमण का कारण बनते हैं क्योंकि वे प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रतिक्रिया करने से पहले ही तेजी से फैल जाते हैं। 3. वायरल वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस से आनुवांशिक सामग्री को मानव कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टीका प्रतिरक्षा, जिसे अर्जित प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षण के नाम से भी जाना जाता है, संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा को संदर्भित करती है। टीका रोग उत्पन्न किए बिना वायरस या बैक्टीरिया जैसे विशिष्ट रोगजनकों को पहचानने और उनसे लड़ने हेतु प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, अतः कथन 1 सही है। सार्स-कोव-2 और इन्फ्लुएंजा जैसे म्यूकोसल संक्रमण उत्पन्न करने वाले वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिक्रिया करने से पहले ही तेजी से फैल जाते हैं जिससे बार बार संक्रमण होता है, अतः कथन 2 सही है। वायरल वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस से आनुवांशिक सामग्री को मानव कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे बर्फीले पिंडों और बौने ग्रहों का एक विशाल क्षेत्र है। 2. सेरेस क्षुद्रग्रह बेल्ट में मौजूद एकमात्र बौना ग्रह है। 3. प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुइपर बेल्ट सूर्य की परिक्रमा करने वाले बर्फीले पिंडों और बौने ग्रहों का एक विशाल डोनट के आकार का क्षेत्र है जो नेपच्यून से दूर स्थित है। इसे अक्सर आउटर सोलर सिस्टम, एस्टेरॉयड बेल्ट या बाहरी सौरमंडल का क्षुद्रग्रह बेल्ट भी कहा जाता है। अतः कथन एक सही है। सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। अतः कथन 2 सही है। प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ज्ञात बौना ग्रह है जो कुइपर बेल्ट में मौजूद है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल या टी बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक ऋण उपकरण है। 2. ये शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं जिसका अर्थ है कि वे नियमित ब्याज नहीं देती हैं। 3. टी बिल से प्राप्त लाभ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टी बिल भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाने वाले अल्पकालिक ऋण उपकरण है। अतः कथन 1 सही नहीं है। ये सरकारी प्रतिभूतियों का हिस्सा होती हैं और अल्पकालिक निधि एकत्रित करने में सहायता करती हैं। ये शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती हैं, अर्थात इन पर आवधिक ब्याज भुगतान नहीं होता। इसके बजाय इन्हें अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर पूर्ण अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। अतः कथन 2 सही है। टी बिल्स से प्राप्त लाभ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य होता है और इन पर मिलने वाला निश्चित प्रतिफल मुद्रास्फीति के कारण प्रभावित हो सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 1999 में लॉन्च किया गया और वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर DDRS कर दिया गया। 2. यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्त पोषित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, यह योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई थी और वर्ष 2003 में इसे संशोधित कर इसका नाम बदल दिया गया था। इससे पहले दिव्यांगजनों के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित देने की योजना के रूप में जाना जाता था, इसलिए कथन 1 सही है। DDRS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, इसलिए कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, बिजली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विद्युत ऊर्जा का तीव्र निर्वहन है जो बादल और जमीन के बीच या बादल के विभिन्न भागों के भीतर आवेशों को समान कर देता है। 2. पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली गिरने की गतिविधि भारत में गंगा नदी के तट पर देखी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिजली तड़ित, यह बादल के ऊपर और नीचे के बीच विद्युत आवेश में अंतर का परिणाम है। यह विद्युत ऊर्जा का एक तेज निर्वहन है जो बादल और जमीन के बीच या बादल के अलग अलग हिस्सों के भीतर आवेशों को बराबर करता है। अतः कथन 1 सही है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली गिरने की गतिविधि वेनेजुएला में माराकाइबो झील के तट पर देखी जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत रूस संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित किया गया है और इसे जमीन, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। 2. यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत का पालन करती है। एक बार प्रक्षेपित होने के बाद इसे किसी अन्य मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, भारत रूस का संयुक्त उद्यम है और यह मैक 2.8 ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की अधिकतम गति के साथ दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है तथा यह उच्च सटीकता वाली बहुक्षमता वाली मिसाइल है जो मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों समय काम करती है, इसलिए कथन 1 सही है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र, भारत और मोस्कवा रूस नदियों के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में द्रव्य रैमजेट इंजन। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कथन 2 सही है। अतः विकल्प डी सही है।
अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1993, बी 1995, सी 1998 या डी 2002? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1995। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन वर्ष 1995 में राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को मिलाकर किया गया था। यह भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सतत विमानन ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उत्पादन कृषि अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और वानिकी अवशेषों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। 2. इसमें पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम करने की क्षमता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सतत विमानन ईंधन का उत्पादन कृषि अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और वानिकी अवशेषों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम करने की क्षमता है। एसएएफ के उत्पादन के लिए गन्ने के शीरे जैसे स्वदेशी फीड स्टॉक और मेक इन इंडिया तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में समाचारों में देखा गया हॉट मनी शब्द सर्वश्रेष्ठ रूप से किसे दर्शाता है? ए. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दीर्घकालिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बी. अल्पकालिक पूंजी प्रवाह जो उच्च रिटर्न की तलाश में देशों के बीच तेजी से स्थानांतरित होता है, सी. उद्योगों में केवल हीटिंग और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त धन, डी. मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आवंटित निधियां। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।